नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे नागा पीस अकॉर्ड की। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड रही है। नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस हमेशा चरम पे रही थी। आपने देखा 1947 से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं आप हिंसक घटनाएं देखते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं रीज़न नॉर्थ ईस्ट का एक सेपरेट आइडेंटिटी है। उनका ये कहना है कि हम एक सेपरेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, हमारा जो रेस है वो यहाँ पे डिफरेंट है, हम एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो इसलिए हमें भारत से आज़ादी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जो सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए लड़ते रहे लंबे समय तक। अगर हम बात करें मिजोरम की, मिजोरम को जैसे ही स्टेटहुड मिल गया वहाँ पे पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो गई, साथ ही साथ वायलेंस भी रिजॉल्व हो गई। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी एक ऐसा स्टेट रहा जो 1963 से स्टेटहुड लेके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो क्राइसिस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये वही स्टेट है जो डिमांड करता आ रहा है एक ग्रेटर नागालैंड। तो बात करेंगे एग्जैक्टली नागालैंड की। ये कहा जा रहा है कि नागालैंड की अगर हम पीस अकॉर्ड की बात करें तो हिस्ट्री में, इंडिया के पीस अकॉर्ड की हिस्ट्री में सबसे लंबी हिस्ट्री नागा पीस अकॉर्ड की है। 1947 से ये क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी। 53-54 में भी जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट 57 में इसको रिटेलिएट किया गया था आफ्सपा लाके, लेकिन अभी तक ये क्राइसिस जो है 2020-21 तक रिजॉल्व नहीं हुई। और इस बार जो नेबरिंग स्टेट्स, अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर और नागा चीफ मिनिस्टर, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में एक न्यूज़ ये भी आई थी कि आर एन रवि जो कि इंटरलोक्यूटर थे पीस टॉक्स के लेके, देखिए वहाँ पे एक इंटरलोक्यूटर सेंटर ने अपॉइंट किए हुए थे जो सेंटर की वार्ता कराते थे बाकी नागा ग्रुप से। एनएससीएन की हम बात करें या नेशनल नागा ग्रुप की हम बात करें, तो उन सबसे एक पीस टॉक जो है यहाँ पे इंटरलोक्यूटर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे। तो मिस्टर आर एन रवि जो काफ़ी लंबे समय से इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। उनको उनके कुछ डिफरेंसेस थे वहाँ के लोकल ग्रुप्स के साथ, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो नया इंटरलोक्यूटर ढूंढने में लगी हुई है। तो ये पूरी जो पीस प्रोसेस है आप देख रहे हैं, ये कई बार प्रोसेस भी टूटा है और कई बार एक अच्छी होप भी दी है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली कि क्या क्या होप रही है और क्या क्या प्रोसेस टूटा है। तो एग्जैक्टली नागा इंसर्जेंसी की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, एक लॉन्ग हिस्ट्री है। उनका एक अपना प्राइड है, उनकी एक अपनी हेरिटेज है, यूनिक कल्चर है, जिसे वो हमेशा से मेंटेन करना चाहते हैं। तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया है, एंड ओवर द टाइम किस तरह से हमने इंटीग्रेशन करने की बात की, और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागा फ्लैग को, नागा कॉन्स्टिट्यूशन यानी येजाबू को और नागा ग्रेटर नागालैंड को डिनाई करती आ रही है। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या नागालैंड अपने आप में होमोजिनस है। नागालैंड अपने आप में भी होमोजिनस नहीं है। नागालैंड में, विद इन नागालैंड आपको काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स मिलेंगे। तो लगभग कहा जाता है 16 तो रिकॉग्नाइज ट्राइब्स हैं जो म्यांमार से जिनका लिंक है, या फिर जो जिनकी हिस्टोरिकल ट्रेसेस आप म्यांमार से, बर्मा से देख सकते हैं। तो ऑथेंटिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है नागा की। नागा की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हाँ, असम के अहोम किंग्स के थ्रू हमें कुछ मिल जाता है। अदरवाइज हमने कोई बहुत ज़्यादा रिटन ट्रेडिशंस इनकी या रिटन स्क्रिप्ट्स इनकी नहीं मिलती। ओरल ट्रेडिशंस हैं, स्टोरीज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई हैं। अब हम देखते हैं 18th सेंचुरी में हुआ कि 18-19 सेंचुरी में, 1860 में असम का जब इन्वेजन किया बर्मीज ने, तो यहाँ पे एक ऑपरेसिव बर्मन रूल जो था 1819 में वो स्टैब्लिश किया गया। इस रूल को 1826 तक ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये रूल जो है वहाँ पे मेंटेन रहा। 1892 में आते आते ब्रिटिश ने इस पूरी की पूरी टेरिटरी को कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया। और जितने भी इश्यूज और क्राइसिस थे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब अहोम और बर्मीज की लड़ाई हो रही थी, तो बीच में बाकी जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे वो भी पिसते रहते थे। तो उन ट्राइब्स ने एक वॉयलेंस को एक हथियार बना लिया था रिटेलिएट करने में। उसमें कहा जाता है कि नागास काफ़ी प्रोमिनेंट थे अपने रिटेलिएशन को लेके, हेड हंटिंग को लेके। वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस थे, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थे, हेड हंटर्स के नाम से वहाँ पे जाना जाते थे। ब्रिटिशर्स ने जब फाइनली 1892 में इस एरिया को एक्वायर किया, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे पीस लेके आए और जो इंटर विलेज राइवलरी और रेड्स होती थी उसको मिनिमाइज किया। तो कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी शांति जो है वो होने लगी। 1918 में जब नागास को लगने लगा कि नहीं, भारत जल्दी आज़ाद हो जाएगा और ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब हम ब्रिटिश के साथ हैं, ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट हैं, तो ब्रिटिशर्स हमें जो है वो इंडिया को दे जाएंगे। तो उन्होंने 1918 से इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उन्होंने बार बार कहते रहे ब्रिटिशर्स से कि हमें भारत के साथ नहीं जाना है। 1946 में तो नागा नेशनल काउंसिल बना ली गई
फ़ीज़ो के अंडर, फ़ीज़ो उस समय के काफ़ी फ़ेमस लीडर, इनफैक्ट यही एक ऐसे पर्सन हैं जो कहा जाता है ग्रेटर नागालैंड के जनक भी थे। इन्हीं के बाद एक ग्रेटर नागालैंड का आइडिया जो है वो नागालैंड में रह गया। एनएनसी ने 14 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने से एक दिन पहले ही अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर लिया और कहा नागालैंड जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहेगा, भारत के अधीन नहीं जाएगा। साथ ही साथ एनएनसी ने 1951 में प्लेबिसाइड कराया और एक नई नागालैंड सोवरन कंट्री स्टैब्लिश कर ली। 52 में अपनी एक फेडरल आर्मी भी बना ली, नागा फेडरल आर्मी के नाम से, और एक अंडरग्राउंड गवर्नमेंट भी वहाँ पे चलाने लगे। इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा वायलेंस होना शुरू हुआ, आर्मी जो है वहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी 1958 में, और साथ ही साथ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी जो है यहाँ पे इनैक्ट किया गया आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्मी के प्रॉपर फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। अब ये क्राइसिस जो है चलती रही। 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिला, माना गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पीस अकॉर्ड साइन करने की बात की गई। पीस अकॉर्ड साइन होते होते लगभग यहाँ पे 12 साल लग गए। 12 साल में जब फाइनली शिलोंग अकॉर्ड 1975 में साइन होके आई इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो ये कहा जा रहा था कि जो एनएनसी का नया सेक्शन है, नागा नेशनल काउंसिल का जो सेक्शन है, वो अग्री कर रहा है कि हम आर्म्स को गिव अप कर देंगे और भारत के साथ मर्ज हो जाएंगे, मतलब भारत के साथ हम पीस कर लेंगे। मर्जर तो था ही, हम पीस कर लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एनएनसी के कुछ मेंबर्स जिनको चाइना का सपोर्ट था, जिसमें हम मुइवा, आइसैक और खैपलैंग जो बाद में एनएससीएन बनाते हैं, ये लोग अपोज कर रहे थे इस तरह के किसी भी पीस प्रोसेस को। ये कहते थे ये जो शिलोंग पीस अकॉर्ड हुआ है ये हमारे हित में नहीं है, हम इसे नहीं मानते, और चाइना के सपोर्ट से ये उस वायलेंस को चलाते रहे। इनफैक्ट शिलोंग अकॉर्ड होने के बाद भी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाई गई 1980 में, और यही एनएससीएन है जो आज तक वहाँ पे वायलेंस का कारण रही है। बाद में हमने एनएससीएन का स्प्लिट भी देखा, मुइवा और खापलंग का स्प्लिट हो गया, वायलेंट क्लैश आपस में भी चलते रहे। तो 88 से इनके बीच में भी क्लैश है, इंटर राइवलरीज भी हैं, इंटर ट्राइबल क्लैश भी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्मी के साथ भी क्लैश है। तो एक मल्टी डायमेंशनल क्लैश जो है नागालैंड में 1988 से चलता आ रहा है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। आई के गुजराल साहब की हम बात करें तो उनके जो लुक ईस्ट पॉलिसी का फिनोमिनन था वो इसी पे बेस्ड था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लुक ईस्ट पॉलिसी से वो भी डेवलप होंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी आप केटर कर पाएंगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, तो इस तरह की जो इंसर्जेंसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट 1995 आते आते तो ये कहा गया कि नागालैंड की जो इंसर्जेंसी है वो मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी बन चुकी है। इतना वायलेंट क्लैश वहाँ पे होने लगा था, डेली बॉम्ब ब्लास्ट, डेथ, किलिंग्स, ठीक, एक्सटॉर्शंस, ये सब नागालैंड में चल रहे थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट नागालैंड को मिलता था म्यांमार के बॉर्डर से, क्योंकि म्यांमारीज बॉर्डर साथ में था, वो लोग यहाँ पे क्राइम करते थे, वायलेंस करते थे, और बॉर्डर के उधर जाके छिप जाते थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी भारत सरकार के लिए। इसे डील करने के लिए हमने सोचा कि चले 1997 में एक सीज फायर अग्रीमेंट को साइन करते हैं, और ये सीज फायर अग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेज ने ये कहा कि हम किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे। नागाज ने यह कहा कि ठीक है, हम भी हर तरह की काउंटर इंसर्जेंसी को, या हम हर तरह की इंसर्जेंसी को बंद कर देंगे। भारत सरकार ने कहा कि हम भी किसी भी तरह का काउंटर इंसर्जेंसी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं चलाएंगे। 1997 में माना गया था कि हाँ, अब जो हमने किला फतेह कर लिया है, भारत सरकार जीत गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1997 के बाद भी आपको छुटपुट घटनाएं जो हैं मिलती रहीं, क्योंकि एनएससीएन आइसैक और एनएससीएन खैपलैंग के बीच का जो क्लैश था, जो इंटर राइवलरी क्लैश था, वो आपको बाकी जगहों पर परकुलेट होके दिखने लगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि डिमांड इनसे पूछा गया क्या है, क्यों आप लोग इतना सब होने के बाद भी, सीज फायर होने के बाद भी, क्यों आप लोग शिलोंग अकॉर्ड होने के बाद भी लड़ रहे हो, क्यों नहीं मानते आप शिलोंग अकॉर्ड को, जब आप ही लोगों ने 1975 में इसको साइन किया था। तो अब एनएससीएन आईएम का ये कहना है कि देखो, शिलोंग अकॉर्ड हमारे हित में नहीं थी, हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए। ग्रेटर नागालैंड क्या है? ग्रेटर नागालैंड कुछ एक 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें आप देखेंगे भारत का अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, म्यांमार के भी कुछ पार्ट्स आते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमें एक अपना सेपरेट फ्लैग चाहिए। वीडियो के अंत में हम कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे उस फ्लैग को लेके, और हमें एक येजाबू चाहिए, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। मतलब हम भारत की सॉवरेनिटी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप हमें ये 1,20,000 किलोमीटर का एरिया दे दीजिए, हम इसमें अपना नया देश ग्रेटर नागालैंड बसाएंगे। अब देखो, यही एक रीज़न है नॉर्थ ईस्टर्न क्लैशेस का भी। अब आप मणिपुर को बोलो कि नॉर्दर्न मणिपुर नागालैंड को दे दो, अरुणाचल को बोलो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स, अपनी 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आप नागालैंड को दे दो, असम को बोलो अपना ईस्टर्न एरिया नागालैंड को दो, तो वो तो देखो पॉसिबल नहीं होगा। इंटर स्टेट क्लैशेस भी इसकी वजह से
बढ़ने लगे। अब 1997 से ऐसे कुछ 100 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं, बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स आते जाते रहे हैं, लेकिन पीस जो है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। एनएससीएन आईएम जो है, आइजैक मूविया जो है, वो बार-बार डिमांड करता आ रहा है कि आप हमारी ये 3 डिमांड्स रख लीजिए, हम सब कुछ बंद कर देंगे। और भारत सरकार कह रही है कि आपकी ये 3 डिमांड्स को मानना भारत के लिए सुसाइडल है। आज हम आपकी 3 डिमांड्स मानेंगे, कल कोई और स्टेट खड़ा हो जाएगा, फिर कोई और स्टेट्स ये डिमांड लेके आ जाएगा, तो इस तरह से तो जो हमने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है। हम यहाँ पे हम सारे स्टेट्स जुड़े हैं एक साथ, और भारत जो है वो यूनिटरी फीचर के साथ, ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी फीचर के साथ काम कर रही है। सेंटर के पास पावर्स हैं, सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया देश भर में अप्लाई करेगी। अब इसके लिए फाइनली ये हुआ कि चलो एक 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। फाइनली माना जा रहा था कि 2015 में तो चलो अब पीस अचीव हो गया है। तो कहा जाता है कि 1997 के सीज फायर के बाद ये काफ़ी बड़ा अग्रीमेंट दोनों के बीच में, ट्राइपार्टाइट इनफैक्ट, नागालैंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो वहाँ के छोटे छोटे ग्रुप्स थे। देखो एनएससीएन अकेले नहीं लड़ रहा था, और भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे लड़ रहे थे, तो इन सब के बीच में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ। अब ये माना गया कि अग्रीमेंट जो है अब इसके बाद पीस मिलेगा। गवर्नमेंट ने कभी भी सीज फायर अग्रीमेंट के डेटा को पब्लिक नहीं किया था, कुछ दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला था, बाद में हटा दिया था। तो अब यहाँ पे बात ये हो जाती है कि एग्जैक्टली इस अग्रीमेंट में था क्या। इस अग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम नागा की यूनिक हिस्ट्री, कल्चर, पोजीशन को इंश्योर करेंगे, हम आपके सेंटिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखेंगे। बदले में आइजैक मूविया ने भी यही कहा, एनएससीएन आईएम ने भी यही कहा कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं और इंडियन गवर्नेंस को हम भी अपने यहाँ पे अप्लाई होने देंगे, हम भी मानेंगे। पीस टॉक्स तब से चलती आ रही हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल अभी तक अचीव नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ साइड चेंजिंग हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम एनएससीएन आईएम को छोड़ दें, आइजैक मूविया वाले ग्रुप को छोड़ दें, तो बाकी जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिलकर एक नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया। अब वो भारत सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। एनएससीएन कई बार आगे आता है, फिर पीछे चला जाता है। खैपलैंग ग्रुप की बात करें तो खैपलैंग के मरने के बाद वो ग्रुप एक तरह से डाइल्यूट हो चुका है, वहाँ के सारे मेंबर्स जो है म्यांमार चले गए हैं। लेकिन अभी जो मेजर रेजिस्टेंस अभी भी बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है एनएससीएन आईएम। तो ये एक एनएससीएन आईएम अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस बनाया हुआ, और इसकी वजह से ये जो बायलैटरल टू मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस हैं, ये डेडलॉक में कन्वर्ट हो रही हैं बार बार। नागा में आपस में भी अब डिफरेंसेस आ रहे हैं। कुछ नागा ग्रुप्स कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ एकदम पीस करने को तैयार हैं, लेकिन एनएससीएन आईएम के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने पीस कर लिया तो ये ट्रेटर्स होंगे, ठीक है, ये अपने ही नागा कल्चर को, नागा कम्युनिटी को एक तरह से धोखा देंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अगर इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, तो ये ट्रेटर्स बन जाएंगे। तो आपस में जो इंटर ग्रुप राइवलरी है, उसकी वजह से भारत सरकार इस पीस टॉक को लेके आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब एनएससीएन आईएम की क्या प्रॉब्लम है, उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। बोले देखो, एक तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर दो। भारत सरकार ने कहा वो डिमांड्स तो हम आपकी पूरी नहीं कर सकते, आपको एक अलग से झंडा नहीं दे सकते, हम आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है, कॉन्सेप्ट है, आपको सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। आप भारतीय पहले हैं, नागा बाद में हैं। आपके यहाँ अपने कुछ पर्सनल या आपके कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, वो हम प्रिजर्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे शेड्यूल 6 की तरह आपको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो इस तरह के हम प्रोटेक्शंस आपके लिए लेके आएंगे, हम इंटीग्रेशनिस्ट मेजर्स को लेके आएंगे, ट्राइबल्स पॉलिसीज लेके आएंगे, हम आपकी लोकल पंचायत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भारत सरकार कह रही है कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन सॉवरेनिटी अगर आप डिमांड करोगे तो वो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि सॉवरन यहाँ पे सिर्फ भारत सरकार और भारत का संविधान रहेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ अग्रीमेंट को लेकर बड़ा इशू है। अब इंटरलोक्यूटर्स मिस्टर जो एम आर रवि थे, मिस्टर एन रवि थे। अब मिस्टर रवि साहब के अगेंस्ट भी एक ग्रीवांस था नागास का कि नहीं, हम ये हमारी बात नहीं सुनते, हमसे ठीक से हम इनके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाते। तो अभी हाल ही में इसलिए उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। भारत सरकार जब तक नया इंटरलोक्यूटर ढूंढ रही है, तब तक जो पड़ोसी चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, जिनके कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी इमेज भी है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस मामले को हैंडल भी कर सकते हैं, उनमें ये पोटेंशियल है। अब वो ये मिस्टर अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जी के कहने पे वो इस समय आगे आए हैं, और वो पीस टॉक में आगे इंश्योर कर रहे हैं कि पीस टॉक्स जो हैं ये एवर लास्टिंग बने। तो यही कहा उन्होंने अपने ट्वीट में हाल ही में सितंबर में कि एवर लास्टिंग पीस जो है नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। हम कोशिश करेंगे नागालैंड गवर्नमेंट के साथ, इन ग्रुप्स के साथ मिल के पीस को साइन करने में और उस पीस को इंश्योर करने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह की पीस टॉक्स ऑनगोइंग है। अब इस पीस टॉक से क्या फाइनल रिजल्ट आता है, क्या रहता है, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए यही है कि किसी भी तरह की बाउंड्री ऑल्टरेशन नहीं होगा।
कोई भी एरिया नहीं दिया जाएगा नागालैंड को, ना मणिपुर इस बात को लेके रेडी होगा, ना असम रेडी होगा, ना अरुणाचल प्रदेश होगा। इससे क्या होगा कि एथनिक कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इंसर्जेंसीज बढ़ेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को रीआइट्रेट करना अपना कमिटमेंट, आइडिया बस यही है कि रीएंगेज करो एनएससी एनआईएम को, और साथ ही साथ उनकी जो आर्बिट्री डिमांड्स हैं उसको मना कर दो। आप ऑटोनॉमी दे दो, ट्राइबल बेनिफिट्स उनको दे दो, 6 शेड्यूल स्टेटस दे दो। इस तरह के जो जो चीज़ें हैं, ऑटोनमस काउंसिल्स आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से आप उनको इंश्योर कर सकते हैं कि देखो आप अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और भारत के साथ जैसे बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रह रहे हैं आप भी आसानी से रह सकते हो। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका पॉलिटिकल इंक्लेशन हो जाता है, उनको पॉलिटिकल उनको उनको सीट मिल जाती है, एनएससीएन को आप स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनको वोटिंग, आप उनको इलेक्शन के राइट्स देते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने देते हैं, जैसा कि हमने मिजोरम में देखा था कि मिजोरम में जो ऑलरेडी वहाँ के इंसर्जेंट्स थे उन्हीं ने बाद में जाके सरकार बनाई। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप नागालैंड में करने देते हैं, भारत सरकार अगर इसको इंश्योर करती है और भारत सरकार इसको 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 फॉर्मिडेबल बनाने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल नागालैंड में भी बहुत जल्द जो है आपको पीस देखने को मिलेगा। अब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टाइम्स ऑफ इंडिया प्राइम में ये बात रिपोर्ट में अपने इंटरव्यू में देते हुए कहा भी था कि देखो प्रॉब्लम बस यही है कि यहाँ पे अगर वो फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड छोड़ दें तो बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो नए ग्रुप्स वहाँ पे बने हैं वो भारत सरकार के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जल्द ही आपको इसका रिजोल्यूशन और पीस जो है अचीव होता हुआ दिखेगा। वैसे हम बात करें फ्लैग की, अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि नागालैंड अपना फ्लैग की डिमांड कर रहा है, तो एक फ्लैग की भी इनकी एक यूनिक हिस्ट्री रही है। आप देखेंगे इनका फ्लैग 19 पिछले 60-65 साल से नागा यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नागा जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया एक डिस्पर्स्ड ग्रुप है, कोई एक सिंगल ग्रुप को आप नागा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत सारे ट्राइबल्स मिलके एक कॉम्पोजिट नागालैंड की बात करते हैं। तो ये फ्लैग उन्हीं के स्ट्रेंथ को और उन्हीं की यूनिटी को दर्शाता है। फ्लैग रखा इसी तरह से गया कि ब्लू बैकग्राउंड होगा जो स्काई को रिप्रेजेंट करेगा, रेड येलो ग्रीन रेनबो आर्चेज होंगी जो सबकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर एक स्टार ऑफ बेथलेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्टार ऑफ बेथलेम आपका क्रिश्चियनिटी का साइन है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्राइब्स जो है नागा में जो प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन स्टेट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि फ्लैग जो है वो नागा स्ट्रगल का भी सिंबल बनता आ रहा है, 60 साल से ये नागा पीपल के स्ट्रगल को दर्शा रहा है। तो लेकिन भारत सरकार देखो इस तरह के फ्लैग्स अलाउ नहीं करेगी। कर्नाटका में भी इस तरह के फ्लैग्स की डिमांड आई थी सिद्धारमैया गवर्नमेंट में, ऐसा भारत में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ नागा पीस क्राइसिस आपको बहुत क्रिस्प, बहुत जल्दी समझ में आ गई। बस इतना ही सार है पूरी क्राइसिस का। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।